वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Start our chapter 8 of class 8 and chapter 8 is about cell structure and function. So cell जो है इसके बारे में आपने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आपने गेन की होगी। सेल्स क्या होती हैं इनके बारे में एक लाइट जो आइडिया है वो आपको लग गया होगा। फिर भी अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं है तो इसमें हम और देख लेंगे क्या होता है सेल। सो सेल मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि जो सेल है सेल वो थिंग है, वो जो है मेन थिंग है जिससे हमारी जो पूरी बॉडी है, पूरा ऑर्गेनिज्म सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है और पूरी की पूरा जो बॉडी है वो बनी होती है। सो हमारी जो बॉडी की है, हमारे हर ऑर्गन की स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होती है, सेल होती है, जिससे कि पूरा जो फंक्शन सिस्टम वगैरह है वो हमारा बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। You have already learned that things around us are either living or non living। हमने पढ़ा है हमारी जो है 6th में 7th में कि जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो लिविंग होगी या वो नॉन लिविंग होंगी। सिर्फ दो ही तरह की चीज़ें होती हैं हमारे आसपास। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। और इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जो है कुछ बेसिक फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, अपने जो पूरा लाइफ है वो जीते हैं। उस लाइफ को जीने के लिए वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, एक्सर्शन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। सो पूरी की पूरी जो फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शन है, सबके सब परफॉर्म करते हैं। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शंस? क्या ये फंक्शन के बारे में बता सकते हो? डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। अलग अलग जो ऑर्गन सेल के सेट्स हैं हमारे वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। यू हैव लिस्टेड इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर। जो हमने अभी नाम लिए थे, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सर्शन, उसके लिए हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, सेट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो ये फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं। सो प्रीवियस चैप्टर में हमने जो है लर्न किया था बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। हमने लास्ट जो 7th क्लास है उसके अंदर आया था यूनिट ऑफ ए ऑर्गन है वो क्या होती है, सेल होती है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गन की वो क्या होती है, सेल होती है। मतलब कोई भी ऑर्गन किससे बना होगा, सेल से बना होगा। सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल्स को अगर हम चाहें तो एक तरह से ब्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। ईंटें जो होती है, जो हमारी दीवार बनी होती है, जैसे ईंटों की दीवार बनी होती है, उसके से हम कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग, सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गन्स। जैसे किसी भी ब्रिक को आप जो असेंबल करके बहुत सारी ब्रिक्स को साथ में जोड़ के आप एक बड़ी सी बिल्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो, वैसे ही बहुत सारी सेल्स है आपस में असेंबल होकर आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को वो क्रिएट करती है, बनाती हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। अब है सेल के बारे में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था ये हम देखेंगे। इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। रॉबर्ट हुक थे जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1965 में एक जो है कॉर्क के टुकड़े को एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे रखा, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखा। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। अब कॉर्क क्या होता है, एक जो है पेड़ जो होता है, ओक ट्री होता है, उसकी छाल से बनता है कॉर्क। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने एक पतली सी टुकड़ा लिया कॉर्क का एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उसको एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा। ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस। उन्होंने एक जो है पार्टीशन किए हुए बॉक्सेस देखे, जिसमें हिस्से किए हुए बॉक्सेस देखे, और कंपार्टमेंट्स जो कि कंपार्टमेंट जैसे थे, जैसे कि कोई कंपार्टमेंट हो, कोई जो है सिंपल सा। इन द कोक स्लाइस, इस कोक स्लाइस में जैसे छोटे छोटे जो है डिब्बे जैसे जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि बहुत सारी जो है कंपार्टमेंट जैसे होते हैं, वैसे कुछ स्ट्रक्चर्स ही उन्होंने देखी। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कोक सेल्स आर ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को कुछ ऐसी जो थी कोक सेल्स वो दिखी। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम। ये बॉक्सेस थे हनी कॉम जैसे स्ट्रक्चर बना रहे थे, हमें हनी कॉम जैसे कुछ दिख रहे थे। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाई ए वॉल और पार्टीशन। उन्होंने ये भी देखा कि हर जो बॉक्स था वो एक दूसरे बॉक्स से एक वॉल या पार्टीशन था, उससे अलग था, उससे अलग सेपरेट किया हुआ था। हुक कॉइन द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। हुक ने हर बॉक्स के लिए एक टर्म का नाम रखा, एक टर्म रखी जिसका नाम उन्होंने रखा सेल। उन्होंने एक टर्म रख दी हर बॉक्स के लिए, हर बॉक्स के लिए उन्होंने बोला एक सेल, मतलब हर बॉक्स को उन्होंने सेल का नाम दे दिया। वॉट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वॉज एक्चुअली डेड सेल्स। अब जो हुक ने ऑब्जर्व किया, वो जो बॉक्सेस थे जिन्होंने उनको नाम दिया, सेल नाम दिया, वो सेल एक्चुअली क्या थे, डेड सेल्स थे। उस कॉर्क के अंदर डेड सेल्स थे।
क्योंकि जो कॉर्क था वो बार्क से अलग हो चुका था, पेड़ से अलग हो चुका था, तो ऑब्वियसली जो सेल थी वो लिविंग नहीं हो सकती क्योंकि अलग हो चुकी हैं लिविंग बॉडी से। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। अब जो सेल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सेल्स हैं वो तभी ऑब्जर्व कर पाए बाद में जब डिस्कवरी हुई अच्छे से अच्छे वाले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, उसके बाद ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल है उसके बारे में जो साइंटिस्ट है वो जान पाए। Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation। अब बहुत कम जो लोगों को सेल के बारे में जानकारी थी अगले 150 सालों तक रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन के बाद। मतलब रॉबर्ट हुक ने बताया कि जो सेल के बारे में उसके लगभग 150 साल तक लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि हाँ सेल करके कुछ होता है, इससे ज़्यादा कुछ डिटेल्स में पता नहीं था, क्योंकि डिटेल में जानने के लिए जो है एडवांस डिवाइसेस चाहिए थे जो उस टाइम पे नहीं थे। टुडे वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर। आज के टाइम पे हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। एंड इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास है बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप है जिनके अंदर बहुत हाई मैग्नीफिकेशन है, इसलिए सेल स्ट्रक्चर के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में, उन जो सेल क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, इनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं हमारे जो है आज के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे मैग्नीफिकेशन डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सेल। तब सेल के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको इसमें मिलेगी। बोथ ब्रिक इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। अब जैसे कि ब्रिक होती है किसी भी बिल्डिंग के अंदर, जो ईंटें हैं जैसे होती हैं, वैसे ही सेल्स है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होती हैं। जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए है ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे किसी बॉडी को बनने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेल्स हैं वो क्या होती हैं, किसी भी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं। हमारे पास फिगर दे रखा है 8.2 A and B, जिसमें है एक ब्रिक वॉल है और एक में ऑनियन पील के अंदर जो है सेल्स का जो है अरेंजमेंट बता रखा है। द बिल्डिंग तो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैविंग डिफरेंट डिज़ाइन शेप्स एंड साइजेस। अब एक बिल्डिंग है, भले ही वो सारी की सारी सेम तरह की ब्रिक्स से बनी हो, लेकिन उनका जो है डिज़ाइन अलग होता है, शेप अलग होता है बिल्डिंग का, और साइज़ भी बिल्डिंग्स का अलग अलग होता है, लेकिन ब्रिक्स सेम होती है। सेम वैसे ही सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे से अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल्स जो है एनिमल्स ह्यूमन से अलग होते हैं, एनिमल्स में भी डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, सब एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, लेकिन सब किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। अब जो सेल्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, जबकि जो नॉन लिविंग ब्रिक्स है बहुत इजीली आप उनको समझ सकते हो, ईंट जो है एक जैसी होती हैं, उनके अंदर कुछ खास होता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सेल की, तो सेल है बहुत ही कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे जो है स्ट्रक्चरल चीज़ें होती हैं, उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से होता है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो इसका जो है स्ट्रक्चर है। नाउ वी हैव अ थिंकिंग पॉइंट। अ हैंस एग कैन बी सीन ईजिली। एक हैन का अंडा है, एग है, आप इजीली देख सकते हो। इज़ इट कॉल अ ग्रुप ऑफ सेल्स और सेल। अब उसको ग्रुप किसी सेल का ग्रुप बोलोगे या ओनली सेल बोलोगे, तो ये क्वेश्चन आ गया। The egg of a hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eyes। अब किसी भी एग का किसी भी hen का एग है, उसको एक सिंगल सेल आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंगल सेल आप बोल सकते हो, जो कि इतनी बड़ी है कि बिना किसी डिवाइस के आप उसको इजीली देख सको। एक एग है वो बहुत सबसे बड़ी सेल है, एक तरह से सिंगल सेल है, जिसको आप बिना किसी डिवाइस के नेकेड आई से आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। हमारे पास यहाँ पे फिगर 8.2 है, जहाँ पे ब्रिक्स वॉल ऑनियन पील के बारे में बता रखा है। जो ब्रिक वॉल है, इसके अंदर जो हर जो ब्रिक है वो एक सेल का काम करे, एक सेल के जैसे काम करे, और यहाँ पे भी सेल हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। और देखो जैसे ब्रिक है, वॉल है, वैसे ही ऑनियन पील के बारे में है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। बस डिफरेंट ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाली होती है, जबकि ब्रिक्स जो नॉन लिविंग होती है बहुत ही ईजी सा उसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर्स, शेप एंड साइज़। अब हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमको पता है सेल से बने होते हैं, लेकिन उनका सेल्स का जो नंबर वो चेंज हो जाता है, सेल का शेप चेंज हो जाता है, सेल का साइज़ चेंज हो जाता है हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म है वो वेरी करता है किसी भी सेल का नंबर, शेप और साइज़। मतलब किसी ह्यूमन बीइंग में अलग नंबर ऑफ शेप और साइज़ की सेल होंगी, और किसी एनिमल में अलग होंगी, और किसी ट्रीज़ में अलग होंगी, किसी इंसेक्ट में अलग होंगी। तो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग जो है सेल्स का
स्ट्रक्चर, शेप और नंबर बदल जाते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? लिविंग सेल्स के बारे में साइंटिस्ट है वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं? दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। क्या यूज़ करते हैं वो? माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करती है, बहुत बड़ा करके दिखाती है। स्टेन्स डाइज आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल। अब जो स्टेन्स है, डाइज हैं, वो यूज़ किया जाता है जिससे कि आप किसी भी सेल के पार्ट को कलर कर सको। टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर, ताकि आप उसका सेल का है स्ट्रक्चर है वो डिटेल में स्टडी कर सको। तो उसके लिए जो है डाइज यूज़ करती है, मतलब सेल को कलर किया जाता है अलग अलग पार्ट्स को, उसके बाद उसको स्टडी किया जाता है ताकि उसको डिफ्रेंशिएट करने में ईजी हो। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे जो वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मिलियंस ट्रिलियंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज़। उनकी शेप अलग है, साइज़ अलग है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज़ एंड नंबर ऑफ द सेल। उनके ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो उनके ऑर्गन्स भी अलग अलग होते हैं, शेप, साइज़ और नंबर्स ऑफ सेल के अंदर। मतलब उनके अंदर सेल के नंबर अलग होंगे, शेप अलग अलग होगी, उसकी ऑर्गन की साइज़ अलग होगी। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। अब उसमें से कुछ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो है नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम। शेप के अकॉर्डिंग सेल, उनके अंदर शेप जो है सेल्स की वो कैसे अलग अलग होती है, साइज़ कैसे कैसे अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ग्रुपिंग कर रखे हैं इसके अंदर। उस ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले है नंबर ऑफ सेल्स, कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल का नंबर चेंज होता है तो उसका ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाता है। कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? क्या आप बता सकते हो एक जो है बड़े से लंबे से ट्री के अंदर और एक बड़े से एनिमल के अंदर, जैसे एलिफेंट होता है, उसके अंदर कितने सेल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस और एंड ट्रिलियंस। और ये जो नंबर है, इस सेल का जो नंबर है, मतलब उनमें कितने सेल हो सकती हैं, ये नंबर जो है बिलियंस और ट्रिलियंस तक पहुंच सकता है, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियन सेल्स होते हैं, मतलब कई हज़ारों लाखों सेल्स होते हैं। विच वेरीज इन शेप एंड साइज़, जो कि शेप और साइज़ में अलग अलग होते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी सेम साइज़ और शेप की सेल्स नहीं होती है, किसी ऑर्गन में अलग शेप और साइज़ की होती है, किसी ऑर्गन में अलग शेप और साइज़ की होती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शन। और अलग अलग ग्रुप है सेल का, वो अलग अलग फंक्शन है हमारी बॉडी में करते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स। अब बिलियन इज़ 1000 मिलियन। अब एक बिलियन कितना होता है 1000 मिलियन को? 1 मिलियन में होता है 10 लैक्स। तो 10 लैक्स के अंदर हम 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना लैक करके क्या होगा, 1 बिलियन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रिलियन देख लो, ट्रिलियन के अंदर 1000 बिलियंस होते हैं, तो इसके अंदर और मल्टीप्लाई होगा 1000 का, उतने हो जाएंगे ट्रिलियंस। तो देख लो, काउंट कर लो कितने ज़ीरो हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लैक्स के अकॉर्डिंग इंडियन सिस्टम में आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, जिससे आप ईजिली समझ सकते हो। Organism made up of more than one cells are called many cellular cells organisms। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। मल्टी मतलब बहुत सारे, सेलुलर मतलब सेल, तो बहुत सारे सेल से बने ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अगर है नंबर ऑफ सेल्स अगर वो कम ज़्यादा हो जाए किसी भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसकी वजह से उसके जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उन पे कोई भी असर नहीं पड़ता किसी भी तरीके से। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिजम्स विच बिलियंस ऑफ सेल्स बिगन्स लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। अब आप जो है सरप्राइज हो जाओगे ये फैक्ट जान के कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, वो अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करता है। और वो सिंगल सेल कैसे होती है? फर्टिलाइज्ड एग होती है, जिससे एक जो है लाइफ जनरेट होती है, क्रिएट होती है। वो एक सिंगल सेल होता है फर्टिलाइज्ड एग, उसी से क्या बन जाते हैं? बाकी के सेल बनते जाते हैं और फिर आगे जाके वो उसके अंदर बहुत सारे बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो जनरेट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। The fertilized egg cells multiplies and the number of cells increases as development process। अब जो है फर्टिलाइज एग वो क्या करता है? उसके सेल मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, और कई जो है बहुत सारे जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज़ होते रहते हैं इस डेवलपमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग। सो डेवलपमेंट प्रोसेस होता रहता है, सेल इंक्रीज़ होते रहते हैं, और आगे जाके जो है ऑर्गेनिज्म है वो पूरा फुली डेवलप हो जाता है। तब उसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल है वो जनरेट हो चुकी होती है तब तक।
लुक एट द फिगर 8.3a एंड बी। अब हमारे पास 2 फिगर दे रखे हैं। ये वाला फिगर है वो फर्स्ट वाला फिगर है वो अमीबा का है, और सेकंड है वो हमारे पास है वो पैरामेसियम का है। सो ये कैसे क्या ऑर्गेनिजम्स है देखते हैं। बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल्स। ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स है अमीबा एंड पैरामेसियम, दोनों के दोनों सिंगल सेल से बने हुए हैं, एक सेल से बने हुए हैं। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होती है, मतलब एक सेल का बना होता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब वन एंड सेलुलर मतलब वन, मतलब एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है उसका पूरा का पूरा बॉडी है वो एक ही सेल का बनाता है, उसके बाकी सारे ऑर्गन भी वही सेल है, उसका माउथ भी वही सेल है, उसका एग्जर्शन सिस्टम भी उसी सेल में होता है, उसका डाइजेशन भी उसी सेल में होता है, मतलब सारे के सारे फंक्शन है वो एक सिंगल सेल ही करती है। तो इसके 2 एग्जाम्पल हो गए अमीबा एंड पैरामेसियम। A single celled organism performs all the necessary functions that multicellular organism perform। अब ज़रूरी नहीं है कि जो ये सिंगल सेल का है तो इसके जो है फंक्शंस वो ये वो नहीं करता होगा, पूरे नहीं करता होगा, कोई भी काम नहीं करती होगी उसकी बॉडी, नहीं, ऐसा नहीं है। जितने सारे फंक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं, उतने सारे फंक्शन है वो सारे के सारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। जितने भी नेसेसरी फंक्शन है सारे जो उसके कंप्लीट होते हैं, परफॉर्म होते हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होते हैं। A single-celled organisms like amoeba captures and digests food, respires, exerts, grow and reproduce। जो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मल्टी सेलर है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं? खाना इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, रेस्पायर करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जैसा करते हैं। वैसे ही ये सिंगल सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा की अगर हम बात करें, अमीबा अपना खाना कैप्चर करता है, उस खाने को डाइजेस्ट करता है और रेस्पिराइज करता है, वो सांस लेता है अमीबा, एक्सर्ट्स करता है, अपने बॉडी से वेस्ट है उसको सारा बाहर निकालता है, ग्रो भी करता है और उसके अलावा रिप्रोड्यूस भी करता है, मतलब अपने जैसी सेल वो है एक और पैदा कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी उसमें होती है। भले ही वो सिंगल सेल हो लेकिन सारे के सारे जो नेसेसरी फंक्शन है वो कर रहा है। Similar functions in the multicellular organisms are carried out by the group of specialized cell forming different tissue। अब जो है सिंगुलर सेल में सिर्फ एक सेल है, उसी में सारा काम हो जाता है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये सारे जो काम होते हैं वो ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स करती हैं जो कि टिश्यू बनाती है। मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप हो गया सेल्स का, वो मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाएंगी, और एक जैसे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और इसी ऑर्गन सिस्टम से जो है स्पेशलिस्ट जो काम होते हैं, ये फंक्शंस हैं वो पूरे होते हैं। टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। सो सेल है, स्पेशल सेल है, मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू, और टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, और इन्हीं ऑर्गन से मिलके बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और वही ऑर्गन सिस्टम है वो स्पेसिफिकली जो कोई काम है वो फंक्शन है वो पूरा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 8.1। The teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium on a microscope। पैरामेसियम अंडर अ माइक्रोस्कोप। जो अमीबा और पैरासेमियम की स्लाइड है वो आपकी टीचर आपको माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखा सकते हैं। अगर आपके जो स्कूल में है जो बायोलॉजी की अगर लैब है तो वहाँ दिखाए जा सकते हैं। अल्टरनेटिवली द टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर एंड शो दीज ऑर्गेनिजम्स बाय प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स। उसके अलावा जो है परमानेंट साइज जो है बायोलॉजी की लैब में अवेलेबल होती है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं होती हैं तो इसको कहाँ देख सकते हैं? उसके अलावा जो पॉन्ड वाटर होता है, पॉन्ड वाटर में अमीबा और पैरामेसियम है वो ईजिली मिल जाते हैं, क्योंकि पैरामेसियम वो फ्रेश वाटर का जो है ऑर्गेनिज्म है, जबकि अमीबा भी नॉर्मली जो है पॉन्ड वाटर में मिल जाता है। तो वहाँ से इनकी स्लाइड्स है वो प्रिपेयर की जा सकती हैं और माइक्रोस्कोप के ज़रिए आपको दिखाई जा सकती हैं। अब हमको पता ही सिंगुलर सेलुलर के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, तो ऑब्वियसली नेकेड आई से दिखेंगे नहीं, इसके लिए माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। सो ये आपकी एक्टिविटी है जो अगर आपके स्कूल में बायोलॉजिकल लैब है और ये आपके पास अवेलेबल हैं, परमानेंट स्लाइड जो अवेलेबल हैं तो आपको शो की जा सकती हैं, वरना आप इसको जो है गूगल वगैरह पे इनके बारे में और डिटेल जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है शेप ऑफ सेल्स। सो अलग अलग जो है शेप, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो है सेल्स की शेप के अकॉर्डिंग क्या क्या डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, ये हम इसमें पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल्स के अंदर। सो ये वाला टॉपिक है हम नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। सो आज के लिए नंबर ऑफ सेल्स तक वाला टॉपिक ही पूरा हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।